करते हैं लेक्चर नंबर 34। जो कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं वो है, आवाज नहीं आ रही थी, अच्छा अब ठीक है। चलिए, जो कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं वो है काइंड्स ऑफ डैमेजेस। एंड वाले भाई जो आपस में बातें कर रहे हैं, पहले भाई आवाज आ रही है मेरी आप तक? ठीक है, ये ऊंच नीच करने की जरूरत है, कम कर दो थोड़ी सी, रिड्यूस कर रहा। इंक्रीज और डिक्रीज में ना बात बात मिलते जुलते कंफ्यूजन हो जाती है, तो रिड्यूस कर दूं मैं, ये रिड्यूस इतना काफी है अब, ठीक है। चलिए, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया चैप्टर 8 दो चीजें डिस्कस करता है। एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो सिचुएशन, सॉरी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में फर्क है। डिस्चार्ज ऑफ यानी वो सिचुएशन जिनमें कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, वो हमने डिफरेंट ऑप्शंस पढ़े। एक्चुअल परफॉर्मेंस थे, फिर इसके बाद सुपर म्यूचुअल एग्रीमेंट, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, फिर उसके बाद ब्रीच थे। ब्रीच में पार्टीज एट फॉल्ट होती है, कोई ना कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। जो इससे पहले के केसेस है उनमें कोई पार्टी एट फॉल्ट नहीं होती, किसी पार्टी का कसूर नहीं होता। एक्चुअल परफॉर्मेंस में भी नहीं है, म्यूचुअल एग्रीमेंट में भी नहीं है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में भी नहीं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो केस होता है जिसमें किसी पार्टी का फॉल्ट होता है, वो ड्यू डेट पे जो भी उसने प्रॉमिस किया हुआ था उसको परफॉर्म करने से इनकार कर देते हैं, इसे कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और जो मोड्स थे सारे डिस्चार्ज ऑफ वो पढ़ लिए सारे। आज हम ये स्टडी करने जा रहे हैं, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो तो एग्रीव्ड पार्टी, बेचारी पार्टी क्या कर सकती है। आज हम ये स्टडी करने जा रहे हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में एग्रीव्ड पार्टी, मजलूम पार्टी क्या कर सकती है, ठीक है। लेकिन इसकी तरफ चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, सब ठीक है? चलिए, सब ठीक है। अच्छा, अब स्टडी करते हैं। अच्छा, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि एग्रीव्ड पार्टी कहते किसको है, ठीक है। मजलूम यानी जो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना चाहती है लेकिन दूसरी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, दूसरी पार्टी एट फॉल्ट, फॉल्टी पार्टी कहते हैं उसको, ठीक है, डिफॉल्टिंग पार्टी कहते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा एग्रीड, जैसे अगर सिंगर और होटल मैनेजर के दरमियान में एग्रीमेंट हुआ सिंगिंग का, अगर सिंगर ड्यू डेट के ऊपर ना आए सिंगिंग के लिए तो इसमें एग्रीड पार्टी कौन है? होटल मैनेजर। और सिंगर आए लेकिन होटल मैनेजर उसे होटल में अंदर आने ना दे, अब एग्रीड पार्टी है सिंगर। तो ये है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में एग्रीड पार्टी। पहले तो ये ध्यान में रखिएगा, रेमेडीज अलाउ होती हैं, रेमेडीज अलाउ होती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में। और रेमेडी का मतलब क्या है? रेमेडीज का मतलब है कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन जो किसके पास है? एग्रीव्ड पार्टी के पास, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फर्क है, उसी तरह रेमेडीज में और डैमेजेस में फर्क है। रेमेडीज ब्रॉडर टर्म है, जैसे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉडर टर्म थे, उसके बहुत से मोड्स थे, उसी तरह रेमेडीज ब्रॉडर टर्म है। रेमेडीज का मतलब क्या होता है? कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू एग्रीव्ड पार्टी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। होटल मैनेजर ने सिंगर को अंदर नहीं आने दिया, सिंगर क्या कर सकता है? सिंगर क्या कर सकता? यह है रेमेडीज। सिंगर ड्यू डेट के ऊपर सिंगिंग के लिए नहीं आया, होटल मैनेजर क्या कर सकता है? यह है रेमेडी, मतलब जो भी कर सकता है उसको हम कहेंगे रेमेडीज। रेमेडीज मींस कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू एग्रीव्ड पार्टी, किस केस में? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में, ठीक है। ये समझ लीजिए, जो कल हमने मोड पढ़े थे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के 4, उनमें जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये उसकी आगे शाखा खुल रही है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में एग्रीड पार्टी के पास क्या ऑप्शन है? रेमेडीज कहते हैं उसको। वो ऑप्शंस दो बड़ी ऑप्शंस होती हैं, दो बड़ी ऑप्शंस होती हैं, एक मॉनिटरी, एक नॉन मॉनिटरी। जो नॉन मॉनिटरी ऑप्शंस हैं उन्हें हम कहते हैं इक्विटेबल रेमेडीज, इक्विटेबल रेमेडीज। और जो मॉनिटरी ऑप्शंस होती हैं, कंपनसेशन होती है, उसे हम कहते हैं कॉमन लॉ रेमेडीज या डैमेजेस कह लें उनको, ठीक है, डैमेजेस कह लें उनको। यानी रेमेडीज दो हिस्सों में डिवाइडेड है, मॉनिटरी कंपनसेशन, नॉन मॉनिटरी कंपनसेशन।
नॉन मॉनिटरी इक्विटेबल एमडी का मतलब इक्वेट करो भाई, इक्वेट करो, उसी के बराबर करो। किसके बराबर? जो कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ था इक्वल एक्शन होना चाहिए वही। जैसे फर्ज कीजिए अगर मैंने इनके साथ एग्रीमेंट किया कि आपकी बाइक मैं 20,000 में खरीदूंगा, ड्यू डेट पे मैं बाइक नहीं खरीदता, इनके पास एक तो ऑप्शन ये है कोर्ट में जाके कहें सर इनसे क्या जुर्माना अदा करें, इन्होंने एग्रीमेंट किया था वो नहीं। अगर ये जुर्माने का क्लेम मेरे खिलाफ करते हैं केस, तो ये होगा डैमेजेस, कॉमन लॉ रेमेडीज या डैमेजेस। कॉमन लॉ रेमेडीज उसने हमारे सिलेबस में टर्म यूज नहीं की, ये भी नहीं यूज की, लेकिन किसी वजह से सिर्फ टर्म्स की हद तक आपके सामने रख रहा हूं, कॉमन लॉ रेमेडीज। और अगर ये कोर्ट में जाके कहें नहीं सर मुझे पैसे नहीं चाहिए, इनसे कहें जो एग्रीमेंट में तय हुआ था उसके ऊपर अमल करें, इक्विटेबल रेमेडीज। जो एग्रीमेंट में तय हुआ हो वही प्रॉमिस पूरा करना, इसे क्या कहते हैं? इक्विटेबल रेमेडीज। इसमें कहते हैं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। जैसे सम टाइम फर्ज कीजिए किसी घर में आपने अपना बचपन गुजारा हो, ठीक है, उसके साथ आपकी बड़ी मेमोरीज अटैच्ड है, आप बड़े हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आपने कहा ठीक है मैं एक बड़ा घर तो लूंगा, लेकिन साथ ही साथ वो जो घर जो जरूरत के वक्त हमें बेचना पड़ा था, जो हमारे वालदैन की हमारे बाप दादा की निशानी थी, उस घर को मैंने खरीदना है। अब उस बंदे के पास गए, एग्रीमेंट हुआ 50 लाख में वो घर आपको बेच देगा, ड्यू डेट में वो बंदा कहता है घर मैंने, एग्रीमेंट हो गया, बंदा कहता है घर मैंने नहीं बेचना। अब जिस दिन एग्रीमेंट हुआ था और जिस दिन आपने, फर्ज कीजिए कीमत में 10 लाख का फर्क आ गया, अगर आप कोर्ट में जाएं और क्लेम करें सर एग्रीमेंट हुआ था इसने पूरा नहीं किया और इतने अरसे में मार्केट प्राइस 10 लाख से बढ़ गई है, अगर आप क्लेम करें मुझे 10 लाख रुपया अदा किया जाए तो ये कॉमन लॉ रेमेडी है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप कोर्ट में जाके ये क्लेम फाइल नहीं करेंगे, आप ये रेमेडी अडॉप्ट नहीं करेंगे डैमेजेस की। आप क्या कहेंगे? इक्विटेबल। आप कहेंगे सर जो एग्रीमेंट में इसने तय किया था कि घर बेचेगा, अब आप ये घर बिकवाएं इससे, ये एग्रीमेंट पूरा करवाएं, इसे कहते हैं इक्विटेबल रेमेडी। ये समझ आया? हमने कंसीडरेशन में कंसेप्ट में ये पढ़ा था कि कंसीडरेशन टू डू समथिंग की भी हो सकती है, नॉट टू डू समथिंग की भी हो सकती है। अगर हम सिंगर के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि आपने हमारे कंसर्ट में आना है, हमारे कंसर्ट में आके सिंगिंग करनी है, और ड्यू डेट पे ये है एग्रीमेंट टू डू समथिंग, और अगर हम एग्रीमेंट ये करते हैं 1 साल तक हमारे कंसर्ट के अलावा और किसी कंसर्ट में आपने सिंगिंग नहीं करनी, एग्रीमेंट नॉट टू डू समथिंग। तो जो इक्विटेबल रेमेडीज है ये भी 2 तरह की होती हैं, डिपेंड करता है आपने कॉन्ट्रैक्ट में तय क्या किया। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में तय किया एग्रीमेंट टू डू समथिंग, कॉन्ट्रैक्ट में क्या तय किया? एग्रीमेंट टू डू समथिंग, तो इस अब जो आप केस फाइल करेंगे ना, इसे कहेंगे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी कोर्ट कहेगा कि भाई अब आप ये काम करें। जैसे अब अगर घर वाले केस में हम कोर्ट में जाएंगे तो हम रेमेडीज, कौन सी रेमेडीज के लिए केस फाइल करेंगे? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। हम कहेंगे सर इससे कहेंगे घर हमें बेचे, लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर हमने एग्रीमेंट में यह तय किया था कि कोई काम नहीं किया जाएगा, सिंगर और किसी कंसर्ट में नहीं जाए, और हमें खबर मिली कि सिंगर किसी दूसरे कंसर्ट में सिंगिंग के लिए जाने लगा है, अब हम कोर्ट में जाएंगे तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस केस फाइल नहीं करेंगे। कौन सा केस फाइल करेंगे? इंजंक्शन। इंजंक्शन को आम जुबान में स्टे ऑर्डर भी कहा जाता है। स्टे ऑर्डर, किसी चीज के लिए रुक जाना, किसी चीज के लिए रुक जाना। अगर कोर्ट ऑर्डर दे, मना करे किससे कि आपने कोई एक्ट नहीं करना, तो फिर स्टे ऑर्डर। देखिए कंसीडरेशन टू डू, हम केस कौन सा फाइल करेंगे ये डिपेंड करेगा हमारे प्रॉमिस पे, कंसीडरेशन पे। अगर प्रॉमिस ये तय पाया था टू डू समथिंग तो केस फाइल करेंगे स्पेसिफिक, और अगर तय पाया था नॉट टू डू समथिंग तो फॉर इंजंक्शन। ठीक है, फर्ज कीजिए मेरा कॉलेज के साथ एग्रीमेंट हुआ कि मैं एक सेशन पढ़ाऊंगा, फर्ज कीजिए, और किसी दूसरे कॉलेज में तब तक जब तक यहां पढ़ा रहा हूं, इस कॉलेज में किसी दूसरे कॉलेज में नहीं पढ़ाऊंगा। एग्रीमेंट के बाद मैं ये कहता हूं सर मैंने यहां नहीं पढ़ाना, कॉलेज वालों के पास रेमेडी, एग्रीड पार्टी कॉलेज है, कॉलेज पहला डिसीजन क्या करेगा कि रेमेडी किस रेमेडी की तरफ, इक्विटेबल की तरफ के कॉमन लॉ रेमेडीज की तरफ। अगर कॉलेज इक्विटेबल रेमेडीज की तरफ जाए, अब ये देखिए ये कॉलेज का डिसीजन होगा, अगर कॉलेज इक्विटेबल रेमेडीज की तरफ जाता है और मैंने कहा कि मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं ये टीचिंग छोड़ रहा हूं, फर्ज कीजिए मैंने कहा मैं टीचिंग छोड़ रहा, मैं नहीं पढ़ा रहा,
तो कॉलेज मेरे खिलाफ जो केस फाइल करेगा वो कौन सा है? इसका मतलब क्या होगा? कॉलेज कोर्ट को क्या करे? सर ऑर्डर करे कॉलेज में पढ़ाए। और अगर मैंने कहा ठीक है मैंने आपके साथ एग्रीमेंट, लेकिन मैं दूसरे कॉलेज में भी पढ़ा रहा हूं, अब कॉलेज जो केस फाइल करेगा वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो परफॉर्म कर तो रहा हूं मैं, लेकिन इंजंक्शन अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये तय पाया था कि इस अरसे में मैं और किसी जगह नहीं पढ़ाऊंगा, तो एग्रीमेंट नॉट टू डू समथिंग है, उसके लिए फिर कोर्ट इंजंक्शन ऑर्डर, कोर्ट मुझे ऑर्डर करेगा खबरदार आपने और किसी जगह नहीं पढ़ाना। लेकिन अगर कॉलेज कॉमन लॉ रेमेडीज की तरफ जाता है, जरा सोचिए, तो फिर कॉलेज मेरे खिलाफ क्या केस फाइल करेगा? डैमेजेस का, कहेगा हमें नुकसान हुआ। क्या कॉलेज कोर्ट में जाके कोई भी अमाउंट बोल दे कि सर हमारा 50 करोड़ का नुकसान हुआ, कोर्ट अलाउ कर देगा? नहीं अलाउ करेगा। इवन आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, लॉ ये कहता है इवन एग्रीमेंट में ये तय भी हो गया ना कि अगर एक पार्टी ने प्रॉमिस तो 50 करोड़ अदा करेंगे, तो भी 50 करोड़, कोर्ट कहता है हम रीजनेबल डैमेजेस अलाउ करेंगे। और रीजनेबल डैमेजेस क्या होंगे इस केस में? वो प्रॉफिट जो इस सेशन से कॉलेज ने अर्न करना था। और याद रखें जब डैमेजेस का केस फाइल किया जाता है ना, साथ में कैलकुलेशन दी जाती है कोर्ट को कि सर हमारा इतना नुकसान हुआ। कोर्ट देखता है कि इस कैलकुलेशन में रीजनेबल अमाउंट्स दी गई है, अगर अनरीजनेबल अमाउंट्स हो उनको कोर्ट क्रॉस कर देगा, और अगर रीजनेबल अमाउंट्स है उनको कोर्ट टिक कर दे। और केस स्टडी में वो आपसे ये डिसीजन करवाएगा कि गैस करो ये अमाउंट फाइल हुई है, इनमें से कौन कौन सा खर्चा रीजनेबल है डैमेजेस और कौन कौन सा रीजनेबल नहीं है। अगर कोर्ट कॉलेज वाले लमसम कह दे 5 करोड़, कोर्ट अलाउ करेगा? कैलकुलेशन देनी पड़ेगी। अच्छा अब बताए कॉलेज वाले ये कह दे फॉर एग्जांपल सर 100 स्टूडेंट्स थे क्लास में बैठते थे और हर स्टूडेंट की फीस इतनी थी, ये डैमेज ये पैसे अब हमें नहीं मिलेंगे, ये इनसे पैसे लेके दें, क्या ये रीजनेबल क्लेम है? ये भी रीजनेबल क्लेम नहीं है। शाबाश। क्यों रीजनेबल क्लेम क्यों नहीं है? इसमें एक्सपेंसेस तो लेस करें। मैं कहूंगा सर इसमें इन्होंने कुछ पैसे मुझे भी तो देने थे, वो लेस करें। कुछ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं, कुछ रूम रेंट है, ये सारी चीजें लेस करें। फिर उसके बाद जो होगा ना प्रॉफिट, वो आप लें। इसको हम लीगल लैंग्वेज में कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। आपने अकाउंटिंग में कभी ये टर्म नहीं सुनी होगी, लॉस ऑफ प्रॉफिट। या तो प्रॉफिट आपने सुना होगा प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी लॉस ऑफ प्रॉफिट नहीं सुना होगा कभी। सुना हुआ लॉस ऑफ प्रॉफिट अकाउंटिंग में सुना हुआ। हाँ वो मैंने आपको सेठ साहब वाले एग्जांपल दिए थे ना, जिसने कहा था सिंगापुर वाली कंसाइनमेंट में मेरा 5 लाख का नुकसान हुआ है? और दूसरे ने कहा है मैंने तो सुना तुम्हारा 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो उसने क्या कहा था कि मेरा अंदाजा था 10 लाख का प्रॉफिट, लेकिन सिर्फ 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो ये जो 5 लाख है ये लॉस दिखने में बजाहिर एक जोक लगता है, लेकिन असल में ये फाइनेंशियल बड़े बड़े जो फाइनेंशियल मैनेजर है डिसीजन मेकिंग करते हुए इस लॉस ऑफ प्रॉफिट को कंसीडर करते, और ये सच में इसको लॉस समझा जाता है, लॉस। बहरहाल इक्विटी रेमेडीज समझ आ गया। रेमेडीज किसको कहते हैं? कोर्स ऑफ एक्शन एग्रीड पार्टी के पास है इन केस ऑफ ब्रीच। रेमेडीज की 2 बड़ी टाइप्स हैं, इक्विटेबल रेमेडीज, कॉमन लॉ रेमेडीज। ठीक है, इक्विटेबल रेमेडीज क्या है कि जो तय पाया उसी के मुताबिक अमल हो। कॉन्ट्रैक्ट में तय पाया कोई काम करना है तो करो, कॉन्ट्रैक्ट में तय पाया कि कोई काम नहीं किया जाएगा तो रोको उसको, वो काम ना करने दो। स्टे ऑर्डर, इंजंक्शन का मतलब स्टे ऑर्डर। और अगर हम कहते हैं भाई काम से हमें कोई लेना देना, ऐसा करो हमारा नुकसान पूरा कर दो, डैमेजेस। डैमेजेस हैं बेसिकली मॉनेटरी कंपनसेशन। आप चाहे तो ये टर्म अगर मुश्किल लग रही है ना इनको स्किप कर दें, आप सिर्फ इतना ध्यान में रख लें रेमेडीज 3 तरह की है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन और डैमेजेस, ये भी चलेगा। ठीक है, लेकिन चूंकि जिस हिसाब से आईकैप का सिलेबस चेंज हो रहा है ना, कुछ पता नहीं अगले सेशन में क्या ऐड कर दे क्या लेस कर दे, तो इसीलिए कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं कि मैं भी फ्यूचर में अल्लाह ना करे जरूरत पड़े और सिलेबस चेंज हो तो आपको पता हो कि ये टर्म्स कहां यूज हुई हैं। आगे चल जी। मॉनेटरी कंपनसेशन का मतलब पैसे, एक्शन नहीं पैसे। उसमें बेसिकली एक्शन डिमांड कर रहे हैं हम पार्टीज का। नॉन मॉनेटरी मींस एक्शन कि जो उसने अगर कहा था कि काम करेगा तो वो काम करे, और अगर कहा था कि काम नहीं करेगा तो वो काम ना करे। मॉनेटरी कंपनसेशन में जुर्माना दे दे हमें। अब सुनिए, मॉनेटरी कंपनसेशन की 3 टाइप्स हैं, ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेज और पेनल्टी। और इस चैप्टर की असल गेम सारी सिर्फ ये 2 डैमेजेस में, ऑर्डिनरी और स्पेशल डैमेजेस। ऑर्डिनरी और पहले और भी उल्टे सीधे उसने डैमेजेस डाले, अब निकाल अच्छा किया वो। ऑर्डिनरी डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेज क्या है? लॉस।
स्पेशल डैमेज क्या है? लॉस ऑफ प्रॉफिट। ऑर्डिनरी डैमेज क्या है? लॉस। स्पेशल डैमेज क्या है? लॉस ऑफ प्रॉफिट। हमने इसमें फर्क जिसको समझ आया, अगली कहानी कुछ नहीं है, अगली कहानी सिंपल है। ऑर्डिनरी डैमेज को क्या कहता है? कहता है ये वो लॉस है जो क्या है? नेचुरल एंड डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच की वजह, यानी ब्रीच की वजह से जो डायरेक्टली नुकसान होगा आपको, वो ऑर्डिनरी डैमेज। और स्पेशल डैमेजेस क्या है? जो कि नॉट नेचुरल और डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच है, यानी ब्रीच की वजह से जो नुकसान समझ ले डायरेक्ट नहीं है, नेचुरल और डायरेक्ट नहीं है। नेचुरल और डायरेक्ट नहीं, वो कौन सा है? स्पेशल डैमेज है। यानी समझ लीजिए कि ये डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। हालांकि इनडायरेक्ट कहना थोड़ा सा गलत है, उसने हम कोशिश करेंगे जो वर्डिंग उसने यूज की है उसी के मुताबिक चलें। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? इसको कहते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस है डैमेज ऑफ लेवल 1। समझने के लिए एग्जाम में नहीं लिखना, केस स्टडी सॉल्व करने के लिए कर रहा हूं। स्पेशल डैमेजेस है डैमेजेस ऑफ लेवल 2। जी स्पेशल डैमेजेस, स्टूडेंट का कहना है क्या? स्पेशल डैमेजेस को कोलैटरल डैमेजेस कह सकते हैं। कह सकते हैं, समझने के लिए कह सकते हैं। मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। हम फर्नीचर बनाते हैं। हमारे पास एक कस्टमर आया, उसने कहा सर 25 तारीख को फर्नीचर चाहिए, बेड चाहिए। हमने कहा सर मिल जाएगा आपको बेड। एग्रीमेंट कर लिया कस्टमर के साथ। फिर फर्नीचर बनाने के लिए हमें वुड चाहिए, लकड़ी चाहिए। हमने वुड सप्लायर से एग्रीमेंट किया कि भाई 15 तारीख को तुमने हमें वुड सप्लाई करना है। किस रेट पे? रेट था, फर्ज कीजिए उसने हमें 1 लाख का वुड सप्लाई करना है और हमने उसके ऊपर कोई काम शाम करके 1.5 लाख का बेचना है, जिसमें हमें 30,000 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 20,000 की लेबर वगैरह भी होगी। 30,000 का प्रॉफिट होगा, ये ध्यान में रखिएगा। एग्रीमेंट हमारा वुड सप्लाई करने वाले के साथ। ड्यू डेट पे वुड सप्लायर ने वुड सप्लाई नहीं की। कितने की करनी थी? 1 लाख की, नहीं की। हमने मार्केट में पता करवाया, पता चला 1,05,000 की वुड मार्केट में अवेलेबल है, जो हम उसी वक्त ले सकते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ? हम उससे क्लेम कर सकते हैं डैमेजेस। कितने डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं? 5,000। जितना नुकसान, याद रखिए डैमेजेस नुकसान के होंगे, नुकसान नहीं डैमेजेस नहीं। डैमेजेस हमेशा नुकसान, लॉस के होंगे। ठीक। अगर कॉन्ट्रैक्ट में तय पाया था कि डिफॉल्ट के वक्त पार्टी एक दूसरे को डैमेजेस पे करेंगी, तो डैमेजेस पे किए जाएंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट था इस चीज के ऊपर कि डैमेजेस पे किए जाएंगे कि नहीं, फिर भी पे किए जाएंगे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो किसी पार्टी का नुकसान हुआ उसको क्लेम करना उसका लीगल राइट है। कहानी को थोड़ा सा बदल रहा हूं। एग्रीमेंट सेम हुआ, 1 लाख में उसने चीजें सप्लाई करनी थी। मार्केट में ये चीजें कहीं पे अवेलेबल नहीं है, मार्केट में चीजें अवेलेबल नहीं है। ड्यू डेट के ऊपर उसने हमें माल सप्लाई नहीं किया, ठीक है। ड्यू डेट पे उसने हमें माल, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अच्छा, क्लोज मार्केट में अवेलेबल नहीं है। फर्ज कीजिए कराची में दूसरे शहर में, किसी दूसरे शहर में अवेलेबल है और वो 1,10,000 की अमाउंट है, लेकिन चूंकि दूसरे शहर में अब इतना टाइम हमारे पास रहा नहीं, इतना टाइम कि हम मंगवाएं। 10,000 क्या क्लेम कर सकते हैं हम? ये 10,000 है ऑर्डिनरी डैमेजेस, जो कि है डायरेक्ट लॉस की वजह से। अब हम जो 30,000 का प्रॉफिट एस्टीमेट कर रहे थे उस क्या वो क्लेम कर सकते हैं? ये जो प्रॉफिट है ना, ये है स्पेशल डैमेजेस, लेवल 2 का डैमेजेस। लेवल 2 का डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट लकड़ी सप्लाई नहीं की तो किसी और से भी खरीद सकते हैं, लेकिन अब उतना टाइम नहीं रहा। अब जो आपका एग्रीमेंट ब्रीच हुआ, इसमें जो प्रॉफिट होना वो नहीं होगा। अब हम ऑर्डिनरी डैमेजेस भी 10,000 क्लेम कर सकते हैं, प्लस स्पेशल डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन लॉ रूल बताता है, कहता है ऑर्डिनरी डैमेजेस आपको हमेशा अलाउ किए जाएंगे, चाहे आपने कॉन्ट्रैक्ट में इसको स्पेसिफाई किया या नहीं किया।
ब्रीच की वजह से नुकसान हुआ, आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन स्पेशल डैमेजेस सिर्फ उस सूरत में अलाउ किए जाएंगे अगर दोनों पार्टीज ने एग्री किया या जानते थे एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज को पता था, एक दूसरे को इन्फॉर्म किया गया था कि सर अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो हमारा आगे ये कॉन्ट्रैक्ट भी टूट जाएगा, ये नुकसान भी हो जाएगा, तो फिर स्पेशल डैमेजेस अलाउ होंगे, वरना स्पेशल डैमेजेस अलाउ नहीं होंगे। ये ऑर्डिनरी डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस में फर्क। ऑर्डिनरी डैमेजेस इन एनी केस अलाउ होते हैं, चाहे बताएं चाहे ना बताएं, वो तो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस है, वो तो हर आदमी को पता होना चाहिए कि नुकसान होगा। लेकिन स्पेशल डैमेजेस सिर्फ उस सूरत में अलाउ होंगे अगर इन्फॉर्म किए जाए। एक केस स्टडी में उसने कहा कि हमारा एग्रीमेंट हो गया वुड सप्लायर के साथ, एग्रीमेंट होने के बाद हमने उसे बताया कि इससे हमने एक कॉन्ट्रैक्ट जो पूरा करना ना, अगर वो ड्यू डेट पे पूरा ना हो तो हमें 10 लाख का नुकसान हो जाएगा। क्या अब ये 10 लाख वाला नुकसान स्पेशल डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि लॉ ये कहता है एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज को पता होना चाहिए। अगर एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज को नहीं पता था, कम्युनिकेट नहीं किया एक दूसरे के साथ, एग्री नहीं किया, फिर स्पेशल डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। ऑर्डिनरी डैमेजेस स्पेशल डैमेजेस के नेचर में फर्क समझ आया? क्लेम करने का रूल समझ आया? नेचर क्या है? डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, नॉट डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। और क्लेम करने का रूल क्या है कि ये ऑर्डिनरी डैमेजेस इन एनी केस क्लेम होगा, चाहे अलाउ किया है, सॉरी चाहे कॉन्ट्रैक्ट में स्टेटमेंट दी है, इंक्लूड की इन्फॉर्म किया चाहे नहीं किया। जबकि स्पेशल डैमेजेस सिर्फ उसी सूरत में क्लेम किया जा सकता है जब एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट किया गया। यहां तक क्लियर? अच्छा, नॉर्मली ऑर्डिनरी जब आप सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का एग्रीमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें जो डैमेजेस होती हैं नॉर्मली ऑर्डिनरी, ये क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का डिफरेंस होता है। अगर मार्केट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का डिफरेंस होता है। जैसे नॉर्मल हालात में, अब स्पेशल डैमेजेस को थोड़ी देर के लिए साइड में कर दें। रूटीन में हमने एक बंदे से कहा कि आप वुड सप्लाई कीजिए, उसने हमें वुड सप्लाई नहीं की ड्यू डेट पे, हमने एग्रीमेंट किया था उसके साथ फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, ड्यू डेट पे एक यूनिट मंगवाया था, ड्यू डेट पे प्राइस 1200 पर यूनिट है, लॉ कितने डैमेज अलाउ करेगा? सेल एंड परचेज के जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें डैमेजेस कैलकुलेट करने का रूल बड़ा सिंपल लॉ ने रखा हुआ है। क्या? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट। क्योंकि नॉर्मली जब दूसरी पार्टी सप्लाई नहीं करती ना, उसके पीछे रीजन यही होती है कि महंगी हो गई चीजें, अब हमें वारा नहीं खाती, अब हमारे लिए अनप्रॉफिटेबल है। तो लॉ ये कहता है मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का जो डिफरेंस होगा वो ऑर्डिनरी डैमेजेस के तौर पे अलाउ किया जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब जरा मुझे बताइए, हमने क्लास में पहले भी एक दफा एग्जांपल डिस्कस किए थे। हमने जाना कराची, कराची हमारा बिजनेस डीलिंग है जिस पे हमें 10 लाख का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। हम इस वक्त लाहौर में बैठे हैं, उबर वाले को बुलाया कि 9 बजे आ जाना, 11 बजे मेरी फ्लाइट है, ताकि मैं इजीली एयरपोर्ट पे पहुंच जाऊं, फ्लाइट पिक करूं, आगे जाऊं। उबर वाले को बुलाया, वो लेट आया, या रास्ते में किसी वजह से उसने अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस सही नहीं की हुई थी, सही रास्ते पे नहीं गया वो, जिसकी वजह से डिले हो गया। डिले हो गया तो क्या हुआ? फ्लाइट निकल गई, मेरी टिकट जो मैंने 50,000 की खरीदी थी वो ज़ाया हो गई। अब मुझे क्या करना पड़ा? अगली फ्लाइट की टिकट लेके मैं कराची पहुंचा, लेकिन तब तक वो पार्टी जा चुकी थी, एग्रीमेंट नहीं हो सका। बताइए इसमें ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या हैं? 50,000 जो ये डायरेक्ट लॉस, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। और जो 10 लाख की डीलिंग मेरी नहीं हो सकी, स्पेशल डैमेजेस है। ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, इसके ना होने की वजह से फर्दर आगे ये इंपैक्ट होगा। ये लॉस तो है मेरा, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस। बताइए क्या मैं 50,000 क्लेम कर सकता हूं? ऑर्डिनरी डैमेज क्लेम कर सकता हूं? क्या मैं स्पेशल डैमेजेस, क्वेश्चन में पूछेगा स्पेशल डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं? इसका जवाब शाबाश, इसका जवाब इफ के साथ देना है। अगर एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने उसे कम्युनिकेट किया था कि हमारा ये नुकसान हो सकता है इसलिए टाइम पे पहुंच जाना, तो फिर स्पेशल डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। अगर एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट नहीं किया गया, फिर स्पेशल डैमेजेस क्लेम नहीं होंगे। क्लियर हुई ये बात? ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस क्लियर हो गया? हाँ, ये कहता है कि स्पेशल डैमेजेस आपको अलाउ, लेकिन टू रिमोट रीजनेबल अलाउ किए जाएंगे। टू रिमोट बहुत दूर के लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 के डैमेजेस अलाउ नहीं किए जाएंगे। टू रिमोट, टू इनडायरेक्ट, टू रिमोट, टू इनडायरेक्ट, दूर के अलाउ नहीं किए। जैसे अगर मैं ये क्लेम करूं
कि सर अब इसकी वजह से मेरी बिजनेस डीलिंग डिस्टर्ब, मार्केट में मेरी रेपुटेशन डिस्टर्ब, अब मुझे कोई ऑर्डर ही नहीं देता, मैं बैंकरप्ट हो गया। अब इनसे चाहिए कि आगे मेरी जिंदगी में जितने भी मैंने ऑर्डर फुलफिल करने थे उन पर जो मुझे प्रॉफिट होना था वो पे करें। अल्लाह कहता है ये अलाउ नहीं होंगे। क्यों? टू रिमोट। ये चाहे आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख भी दिए हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में लिख भी दिए हो टू रिमोट, फिर भी नहीं होंगे। फिर भी, क्योंकि लॉ असल में ना इस चीज को रिकॉग्नाइज करता है कि कॉन्ट्रैक्ट होते हुए जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन वो रीजनेबल होनी चाहिए, वो अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए। अगर पार्टी अनरीजनेबल टर्म्स एग्री कर भी ले, ठीक है, और अगर लॉ को पता चल रहा हो, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं प्राइस की ऊंच नीच कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते किसी के साथ 10 लाख एग्रीमेंट करके बाद में कह सर 8 लाख होना चाहिए था, नहीं। पेनल्टी वगैरह ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में लॉ ये कहता है डैमेजेस रीजनेबल होंगे, एक्चुअल होंगे, जो उस पार्टी को नुकसान हुआ एक्चुअल से ज्यादा हम अलाउ नहीं करेंगे। याद रखिए इसमें लॉ प्राइस को नहीं छेड़ रहा, कंपनसेशन को छेड़ रहा। आप कोर्ट में जाके ये कंप्लेन नहीं कर सकते सर 10 लाख एग्रीमेंट की कीमत 8 लाख होनी चाहिए थी। ये कह सकते हैं सर मैं ड्यू डेट पे चीजें सप्लाई नहीं कर सका, लेकिन असल में इस पार्टी का नुकसान हुआ 10,000, और ये कह रहे हैं 1 लाख, इसने लिखवा लिया था 1 लाख, लेकिन असल में नुकसान 10,000 हुआ। तो कोर्ट कहेगा कंपनसेशन के केस में 10,000 अलाउ किया जाए। जी, अगर एग्रीमेंट ओरल होता है तो ओरली बाद में भी तो बताया जा सकता है ना कि ये मेरा सप्लाई चीजें नहीं देता, ओरली कम्युनिकेट किया। अगर एग्रीमेंट ओरल हो या रिटन हो, दोनों सूरतों में एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताना जरूरी है। अगर आपने एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बताया तो इससे कोई फर्क नहीं। अब वो स्पेशल डैमेजेस अलाउ नहीं होंगे, क्लेम नहीं कर सकते, चाहे बाद में आप ओरली बताएं या रिटन बताएं। ऑर्डिनरी डैमेजेस का रूल क्या? अच्छा, ये वो आपको रूल बता रहा है, बेसिकली एग्जांपल बता रहा है कि नॉर्मली अब हम चूंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं और हम बिजनेस में जाएंगे तो हम जो ज्यादातर एग्रीमेंट करेंगे वो किस चीज के होंगे? सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स के। तो कहता है सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स में जो डैमेजेस कैलकुलेट किए जाएंगे इनका रूल बहुत सिंपल है। क्या? डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। वो सर एग्रीड पार्टी पे करेगी या जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? नहीं, वो जो फॉल्टी पार्टी होगी वो पे करेगी। एग्रीड पार्टी क्यों पे करेगी? एग्रीड पार्टी को तो मिलेगा, एग्रीड पार्टी को तो ही मिलेंगे। जी, वैसे वो पहला केस था जिसमें वुड सप्लायर ने सप्लाई करी थी, वो सप्लाई नहीं की और गाजी से लिस्ट पे लेकिन हम टाइम नहीं देता, तो उसको हमने से बता के लेकर भूकंप से क्लेम कर सकते। हाँ, अगर फर्ज कीजिए हमें वुड सप्लायर के साथ एग्रीमेंट किया और उसको ये नहीं बताया कि हमारा किसी और पार्टी के साथ एग्रीमेंट हुआ है, अगर आपने हमें वुड सप्लाई नहीं किया तो हमें उसका नुकसान हो जाएगा, इस सूरत में हमें सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस मिलेंगे। हालांकि हमारा बाद में दूसरी पार्टी के साथ जो एग्रीमेंट, अब वो एग्रीमेंट कैंसिल, अब हमें वो मुनाफा नहीं होगा, हालांकि अब हमें, लेकिन अब वो क्लेम नहीं कर सकते। स्पेशल डैमेजेस का रूल ये है, कम्युनिकेट करेंगे तो मिलेंगे, नहीं कम्युनिकेट करेंगे नहीं मिलेंगे। ऑर्डिनरी डैमेजेस का रूल क्या है? कम्युनिकेट करें या ना करें मिलेंगे। ऑर्डिनरी डैमेजेस कैसे कैलकुलेट होंगे? मार्केट प्राइस का और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का फर्क होगा, ठीक है। और स्पेशल डैमेजेस कैसे कैलकुलेट होंगे? ये हमें कैलकुलेशन कोड को सेंड करनी पड़ती है, उसको सबमिट करवानी पड़ती है। इसमें वो देखता है कि क्या ये टू रिमोट तो नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जिस बंदे ने कैलकुलेशन देनी है उसकी कोशिश होगी हर चीज डैमेज में डाल दे। तो कोर्ट ने ये इंश्योर करना है कि टू रिमोट, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें ना हो। फर्ज कीजिए मैं कॉलेज की कैंटीन चला रहा हूं और मैंने एग्रीमेंट किया समोसे का, मैंने बेचने हैं आज के दिन में 15 रुपए के हिसाब से समोसे, और मैंने एक सप्लायर के साथ एग्रीमेंट किया सुबह 7 बजे तुमने 10 रुपए के हिसाब से 100 समोसे ले आने। सुबह वो नहीं आया, ठीक है, सुबह वो नहीं आया। मैं साथ वाले किसी सप्लायर से 12 रुपए के हिसाब से समोसा ले सकता हूं। अब मैंने बेचना 15 रुपए के हिसाब से है। अब मुझे बताइए 100 समोसे थे, मैं जो जिस पार्टी ने डिफॉल्ट किया है उससे 5 रुपए पर समोसा नुकसान क्लेम करूंगा कि 2 रुपए? 2 रुपए के साथ, क्योंकि जो ऊपर वाला 3 रुपए है ना वो लॉस ऑफ प्रॉफिट है, वो स्पेशल डैमेजेस की तरफ जाएगा। वो अगर मैंने कम्युनिकेट किया हुआ तो ठीक, नहीं कम्युनिकेट किया हुआ तो वो नहीं अलाउ होगा, ठीक है। तो 2 रुपए, और ये मार्केट क्या है बेसिकली? ये है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 रुपीज थी, मार्केट प्राइस 12 है, डिफरेंस अलाउ किया जाएगा। और लॉजिकली सोचें तो अलाउ भी डिफरेंस ही होना चाहिए, 2 रुपए होना चाहिए। मार्केट, शाबाश, अगर डिफॉल्ट किया मार्केट प्राइस कम हो, कोई डैमेजेस, नो लॉस नो डैमेजेस, नो लॉस नो डैमेज, जब नुकसान ही नहीं हुआ। पिछले सिलेबस में एक और डैमेजेस की टाइप होती थी जिसे हम कहते थे नॉमिनल डैमेजेस, अब नहीं है, अब आपको करने की जरूरत। नॉमिनल डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस बेसिकली इसी तरह की सिचुएशन के लिए होते थे।
कि जब एक पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को किया लेकिन दूसरी पार्टी को नुकसान नहीं हुआ तो क्या वो डैमेज नहीं। लेकिन जब कोर्ट में केस फाइल कर देना तो कोर्ट सिंबॉलिकली जिस पार्टी ने डिफॉल्ट किया है उसको इलामती तौर पे सजा देने के लिए 10 रुपए 15 रुपए 100 रुपए का फाइन डाल देते थे कि एक तरह से फाइन देने के लिए, लेकिन उसे कहते थे नॉमिनल डैमेजेस बराए नाम। क्यों नॉमिनल? क्योंकि पार्टी का नुकसान ही नहीं हुआ। असल में डैमेजेस का रूल ये है, लॉ ये बताता है डैमेजेस का रूल है एग्रीड पार्टी को कंपनसेट करना, फॉल्टी पार्टी को पेनलाइज करना नहीं मकसद। एग्रीड पार्टी को कंपनसेट करना मकसद है, फॉल्टी पार्टी को सजा देना मकसद नहीं है। इसीलिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो सही लेकिन एग्रीड पार्टी को नुकसान कोई नहीं हुआ तो फिर कोई डैमेजेस पे नहीं किए जाएंगे क्योंकि एग्रीड पार्टी को नुकसान नहीं हुआ। ये बेसिक रूल है। अच्छा, लास्ट एक छोटा सा कंसेप्ट, पेनल्टी। पेनल्टी किसको कहते हैं? अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट में ही कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट लिख दें, अगर किसी पार्टी ने ब्रीच किया तो वो 10 करोड़ रुपए अदा करेगी दूसरी पार्टी को। बाज़ औक़ात कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह की टर्म्स एग्री की जाती हैं। अगर 10 करोड़ तो क्या ब्रीच के वक्त 10 करोड़ पे किए जाएंगे? इसको कहते हैं पेनल्टी। पेनल्टी। अब इसमें दो कंसेप्ट है, एक हमारे सिलेबस में है, एक सिलेबस में नहीं है, लेकिन दूसरा समझाए बगैर ये समझ नहीं आएगा। मैं आपको कंप्लीट पिक्चर दे रहा हूं। लॉ ये कहता है समटाइम ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही लिख दिया जाता है कि मैं इन पार्टी से कह रहा हूं कि आपने मुझे वुड सप्लाई करना है, अगर वुड सप्लाई नहीं किया तो आप मुझे 5 लाख रुपए जुर्माने के तौर पे अदा करेंगे। पहली चीज तो मुझे यह बताएं, क्या एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम कोई अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं कि अगर एक पार्टी ने वादा पूरा नहीं किया तो दूसरी पार्टी को जुर्माने के तौर पे ये पैसे अदा करेंगे? प्रैक्टिकली करते भी है लोग, कर सकते हैं, इसमें मना कोई नहीं है, कर सकते। उसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो ये जो अमाउंट लिखी गई है एक रीजनेबल एस्टिमेशन होगा, प्रोपोर्शनेट एस्टिमेशन होगा लॉस का जो इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से होगा, या ये डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट होगी, अनरीजनेबली हाई होगी, टू रिमूव। अगर तो ये रीजनेबल अमाउंट है, इसके लिए लॉ नाम देता था लिक्विडेटेड डैमेजेस का, लिक्विडेटेड डैमेजेस का, अगर रीजनेबल अमाउंट हो। और अगर ये अमाउंट अनरीजनेबल हो तो लॉ क्या नाम देता है? पेनल्टी का। अगर फर्ज कीजिए कॉलेज के साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ और उन्होंने ये लिखा कि अगर आपने ब्रीच किया तो हमारा तकरीबन एक सेशन का जो एक क्लास का प्रॉफिट होता है, फर्ज कीजिए वो 10 लाख होता है, आप हमें 10 लाख अदा करेंगे, ये हो जाएगा लिक्विडेटेड डैमेजेस। लेकिन अगर कॉलेज ने कहा कि जी 10 करोड़ पे आपको अदा करना पड़ेगा, मुझ पे प्रेशर बिल्ड करने कि मैं सोचूं भी ना, तो लॉ कहता है ये होगी पेनल्टी। लॉ कहता है लिक्विडेटेड डैमेजेस तो हम अलाउ कर देंगे, पेनल्टी है तो अलाउ नहीं करेंगे पेनल्टी के केस में, हाँ, लेकिन रीजनेबल अमाउंट अलाउ कर देंगे, रीजनेबल अमाउंट। एक केस स्टडी हमने इससे पहले की है किसी जगह पे, मुझे याद आ रही है, उसमें ये कंसेप्ट डिस्कस हुआ था, लेकिन उस वक्त किसी और कंटेक्स्ट में हमने इसको सॉल्व किया था। केस स्टडी दोबारा आपके सामने रख रहा हूं। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से 1 लाख रुपया लिया एट द रेट ऑफ 12% पर एनम पे। एग्रीमेंट में लिखा गया अगर लोन पे रीपे करने में डिफॉल्ट किया ना तो इंटरेस्ट रेट 75% पर एनम हो जाएगा। ये याद है इस तरह की केस स्टडी हमने की थी? नहीं की थी मुझे, ये इस तरह की केस स्टडी की होगी कि 1 लाख रुपए का लोन दिया और कहा 3 महीने बाद पे, अगर डिफॉल्ट किया तो फिर 2 लाख पे करने पड़ेंगे। ये इस तरह की केस स्टडी। चले बाहर नहीं पे की तो मुझे ये बताइए 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर नहीं पे किया ड्यू डेट पे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफॉल्ट किया ना तो बढ़ गए 75 हो जाएगा। पहली चीज मुझे ये बताइए, ये स्टार्ट में ही कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया, अगर स्टार्ट में ना लिखा गया होता ना तो फिर हम ऑर्डिनरी डैमेजेस स्पेशल डैमेजेस की तरफ, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट लिख दी गई तो अब ये बताइए पेनल्टी का केस है या लिक्विडेटेड डैमेजेस का? अगर पार्टी डिफॉल्ट करती है तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट 75% बढ़ जाए? रीजनेबल 12% ही रहेगा। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि 3 महीने के बाद मैंने अगर डिफॉल्ट किया, उसके बाद 6 महीने बाद जाके पेमेंट की, तो जो ऊपर के 3 महीने हैं इसमें मैंने 75% पे करना है, 0% पे करना है, 12%? यानी पेनल्टी भी मेंशन कर दिया है तो पेनल्टी की अमाउंट नहीं पे की जाएगी, लेकिन रीजनेबल पेनल्टी के केस में भी पे की जाए। कोर्ट ये भी नहीं कि जी दूसरे बंदे को कहेगा तुमने पेनल्टी इंपोज की इसलिए अब तुम 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, नहीं, कोर्ट दोनों पार्टीज के साथ रीजनेबल रहेगा। जी कुछ समझ आई आपको? आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? सिंपल जो केस स्टडी और मेन कंसेप्ट है सिर्फ वो आपके सामने रख रहा हूं।
सबसे पहले रेमेडीज किसे कहते हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में एग्रीड पार्टी जो कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट कर सकते हैं उसे रेमेडीज कहते हैं। इसकी दो बड़ी कैटेगरी है। एक तो ये कि आपका जो एग्रीमेंट हुआ है आप कोर्ट से जाके कहें सर उसी को टू डू या नॉट टू डू का ऑर्डर इशू करें, यानी सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या सूट फॉर इंजंक्शन। और दूसरा क्या, आप मॉनिटरी कंपनसेशन क्लेम करें। मॉनिटरी कंपनसेशन को क्या कहते हैं? डैमेजेस। अब डैमेजेस के आगे दो बड़ी टाइप्स हैं, ऑर्डिनरी डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या है? जो डायरेक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको नुकसान हो। इसका रूल क्या है कि लॉ इसको अलाउ करेगा चाहे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा चाहे नहीं लिखा। और नॉर्मली अगर सेल एंड परचेज ऑफ गुड का केस है तो जो मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का फर्क है वो डैमेजेस के तौर पे अलाउ किया जाएगा। स्पेशल डैमेजेस कौन से हैं? जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज नहीं, इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज, नॉट डायरेक्ट है या लेवल 2 कह लें इनको। इसका रूल क्या है कि आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कम्युनिकेट किया फिर अलाउ होंगे वरना नहीं होंगे। और इसका दूसरा रूल क्या अलाउ होगा कि रीजनेबल या एक्चुअल लॉस होगा। जो टू रिमोट है ना, टू रिमोट दूर का नुकसान लेवल 3, 4, 5 का वो अलाउ नहीं होगा। क्लियर? और अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट में ही अमाउंट मेंशन कर दिया तो उसे कहेंगे या तो पेनल्टी कहेंगे या लिक्विडेटेड डैमेजेस कहेंगे। वो अगर तो फेयर एस्टीमेट है नुकसान का, लॉ उसको अलाउ करेगा। और अगर अनफेयर एस्टीमेट है, डिसप्रोपोर्शनेट एस्टीमेट है, लॉ पेनल्टी अलाउ नहीं करेगा बल्कि उसकी जगह पे रीजनेबल अमाउंट अलाउ करेगा। क्लियर? ये थे आज के कंसेप्ट जिनकी बेस पे हम केस स्टडी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए वन बाय वन जी। ये मार्केट प्राइस शाबाश किस डेट की होगी? ये मार्केट प्राइस होगी एट डेट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एट डेट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, एक केस स्टडी पता नहीं आपके सिलेबस में या किसी और जगह में पढ़ी थी। मेरा इनके साथ एग्रीमेंट हुआ कि इन्होंने 1 जनवरी को गुड सप्लाई करनी है 5 लाख की। 1 जनवरी को उन्होंने गुड सप्लाई नहीं की और प्राइस उस वक्त थी 6 लाख। मैं मार्केट से खरीदता था 6 लाख। फिर मैंने इनके खिलाफ केस फाइल कर दिया। जब केस कोर्ट में लगा तो इसकी प्राइस रिड्यूस होके 4 लाख पे आ गई। अब जब प्राइस बढ़ी थी तो मुझे नुकसान हुआ, मैं बायर ना इस चीज का, मुझे 1 लाख का नुकसान हुआ। बाद में जब केस का डिसीजन आने लगा उस दिन प्राइस कम होके 4। बताइए क्या मैं क्लेम कर सकता हूं? यस, क्योंकि एट टाइम ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नुकसान हुआ मुझे। वो तो बाद में फिर मेरी किस्मत ना। ये केस था, एक कंपनी के शेयर खरीदे गए। कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था कि पिछले कई सालों में प्रॉफिट में है, और शेयर खरीद लिए एक बंदे ने 10 लाख के। शेयर खरीदने के बाद पता चला कि पिछले सालों में प्रॉफिट था, लॉस था, और शेयर की प्राइस 10 लाख से गिर के 2 लाख पे आ गई। ठीक है, अब उस बंदे ने केस फाइल कर दिया कि सर ये जो मुझे जो 8 लाख का नुकसान है ना ये पूरा करवाया जाए इससे। लेकिन सब्सिक्वेंटली कंपनी की अच्छी मैनेजमेंट की वजह से, उसके बाद के अच्छे एक्शंस की वजह से शेयर की प्राइस 12 लाख पे चली गई। अब देखें, अगर डायरेक्ट नुकसान आना होता, डायरेक्ट परचेज किया और प्रॉफिट होता तो हम कहते हैं इसको हुआ। लेकिन जिस दिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुई उस दिन तो नुकसान हो गया। वो तो सब्सिक्वेंटली उसकी किस्मत अच्छी ना कि शेयर की प्राइस फिर बढ़ गई। लॉ कहता है इस पार्टी को नुकसान हुआ, इस पार्टी को नुकसान हुआ। जैसे यहां पे प्राइस 5 लाख थी, उसने सप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट उस दिन प्राइस 4 लाख होती ना तो मुझे कोई नुकसान, मुझे कोई डैमेज। लेकिन प्राइस नीचे गई और जिस दिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस दिन मुझे लॉस हुआ था, तो लॉ उसको उस दिन कैलकुलेशन करेगा। सब्सिक्वेंटली अगर प्रॉफिट हुआ भी ना तो वो तो मेरी किस्मत, वो तो असल में अगर ये नुकसान ना हुआ था तो ज्यादा प्रॉफिट होता। तो याद रखें, ये जो मार्केट प्राइस कैलकुलेट की जाती है ये कौन सी डेट की होती है? यानी जो कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट एग्री की गई है उस दिन की तारीख, उस दिन जो सेल प्राइस होगी। अब मैं अगर गोल्ड आपको पता है रेट ऊंच नीच होती रहती है उसकी। अगर मैं उनसे ये कहता हूं गोल्ड आपने 10 तारीख को सप्लाई करना है 1,20,000 के लिहाज से, और वो 1,30,000 का हो जाता है और ये मुझे सप्लाई नहीं करते कि 10,000 का नुकसान होगा, तो अब मुझे कितने पैसे कोर्ट अलाउ करेगा? 10,000। जो ड्यू डेट अगर 15 तारीख तय पाई थी तो 15 तारीख का जो फर्क होगा। अब अगर 20 तारीख को प्राइस फिर 1 लाख पे पहुंच जाती है तो मुझे नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन लॉ क्या कहेगा? ब्रीच, जिस दिन ब्रीच हुई, जिस दिन ड्यू डेट की डिलीवरी थी उस दिन आपने नुकसान बेयर किया। तो सम टाइम चीजों की प्राइसेस अप डाउन होती रहती है। अगर चीजों की प्राइसेस अप डाउन हो रही है
तो हमने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को किस चीज के साथ कंपेयर करना है? मार्केट प्राइस एट टाइम ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी तय हुई थी उस दिन की प्राइस। जी सर, एक पर्सन है एक सप्लायर से कॉन्टैक्ट करता है कि मुझे स्पेशल टाइप की वुड की फर्नीचर चाहिए, बट एट दैट टाइम वुड अवेलेबल नहीं है, वो अल्टरनेटिव वुड की सप्लाई करता है। तो सर उस केस में डैमेजेस क्लेम होंगे? अल्टरनेटिव वुड की फर्नीचर की सप्लाई करता है, अल्टरनेट गुड की सप्लाई। अगर एक कस्टमर के साथ हमारा एग्रीमेंट होता है और हम उससे कहते हैं कि एक स्पेशल टाइप ऑफ वुड है, उससे हमें फर्नीचर बना के उसने बेचेगा, ड्यू डेट पे हम गए तो उसने उस स्पेशल वुड की का फर्नीचर हमें नहीं दिया, वो वुड अवेलेबल नहीं है उसके लिए, और उसने नहीं, क्या ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का केस है कि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैन लगा दिया, या इस वजह से अवेलेबल नहीं है कि महंगी हो गई है या दूर दराज के इलाके में है? क्वेश्चन तो मेरा इसमें, हाँ, ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है कि नहीं, पहले मुझे ये बताइए। अगर ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है तो फिर वाइड एग्रीमेंट। अच्छा, फिर मैं वो मुझे ये कहेगा कि सर मैं फर्नीचर नहीं बना सकता, वो अपनी मर्जी से कोई दूसरी लकड़ी नहीं मुझे बना के दे देगा, हाँ, वो मैं वो खरीदने का पाबंद नहीं हूं। और अगर ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है तो उस सूरत में एग्रीमेंट वैलिड है। उसने अगर उसकी बजाय किसी दूसरी लकड़ी का फर्नीचर बनाया तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। क्लियर? अच्छा, ये आपको बज़ाहिर बड़ा सिंपल से रूल लग रहे होंगे, लेकिन इन्हीं रूल, अच्छा सिंपल नहीं लग रहे, अच्छा इतने मुश्किल भी नहीं है। सिंपल ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का फर्क, और ये चाहे आपने एग्री किया नहीं किया आपको लागू होंगे। स्पेशल डैमेजेस क्या है? जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है लेवल 2 के, और ये सिर्फ उस सूरत में लागू किए जाएंगे, बताएंगे, सिंपल सिंपल। लेकिन इसके लेकिन याद रखिए कि इसके वो बहुत से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आज की असाइनमेंट नोट कर लें। हाँ, 6 से 36। अच्छा, जब कोई असाइनमेंट नहीं होती उस दिन तो आप नहीं कहते सर कोई असाइनमेंट नहीं है, कोई ना कोई असाइनमेंट तो दे दे। ये छोटी छोटी केस स्टडीज है, छोटी छोटी 3-3, 4-4 लाइनों की। नहीं, पढ़ने की जरूरत है, ये भाई कह रहे हैं पढ़ने की जरूरत नहीं, क्लास में डिस्कस तो हो जानी है, और भाई पढ़ के आएंगे बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट कर सकेंगे डिस्कशन में। हाँ जी, एक ही दिन, कोई बात नहीं, एक दिन में क्वेश्चन नहीं होंगे तो 2 दिन में कर लेंगे। अच्छा, और इसके बाद आपने एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं, एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं। कल छुट्टी है ना? हाँ, तो ये आप कल कहाँ, कल के दिन में आज के दिन में क्वेश्चन कर लें, कल एमसीक्यूज कर लीजिए। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।